हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है। डेली फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज जो सब्जेक्ट है साइंस है और इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए, भोज्य पदार्थों को संवहन करता है कौन सा? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोएम। अगला आपका प्रश्न है कि पर्ण प्रदान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है मटर में, सरसों में, नीम में, मक्का में। तो फ्रेंड्स पर्ण प्रदान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है बिल्कुल सही मटर में। ठीक है, अगला आपका 37 प्रश्न है कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट, इनमें से कोई नहीं। यानी जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा जीरोफाइट। अगला आपका प्रश्न है कि जड़ों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपके दोनों ही हो जाएंगे। यानी 38 का स जड़ों के प्रकार होता है मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। अगला आपका प्रश्न है कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, काइटिन से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, जो पौधों की कोशिका बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। यानी ऑप्शन नंबर अ करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, कवक। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है वो होती है विषाणु। अगला आपका प्रश्न है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है आम में, छुई में, नीम में, अदरक में। तो बताइए फ्रेंड्स, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किसमें? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छुई मुई में। यानी पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है वो होता है छुई मुई। इसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? फंक ने, या आप यहाँ देख सकते हो फंक, लेकिन ज़्यादातर फंक होता है। ठीक है, फंक ने, हॉपकिंस ने, लोनिन ने, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 42 का अ यानी फंक ने। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी घेंगा। तो कौन सा ऐसा रोग है जो पॉलिश किए हुए चावल को अगर खाते हैं तो पेलाग्रा हो जाता है, या फिर अतिसार हो जाता है, या वेरी या घेंगा? तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी बेरी। अगर आप पॉलिश किए हुए चावल को खाते हो तो आपको जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा बेरी। अगला आपका प्रश्न कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए बी, ऑप्शन बी विटामिन बी सी, ऑप्शन सी विटामिन ए डी ई के, इनमें से कोई नहीं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आई थिंक हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी को आसानी के साथ याद भी होगा। तो बताइए फ्रेंड, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी और सी। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन सी है?
विटामिन ए, डी, ई, ए के, विटामिन बी, सी, विटामिन डी के, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पूछ रहा है कि वहाँ तो पूछा है जल में घुलनशील, बट यहाँ पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका विटामिन ए, डी, ई, के। अगला आपका प्रश्न है कि स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्कर्वी रोग की पहचान है, यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मसूड़ों से रक्त बहना। अगला आपका प्रश्न है कि मैरेस्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, लिपिड की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो मैरेस्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैरेस्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला आपका प्रश्न है कि रक्तदाब मापा जाता है स्पेरोमीटर से, अनीमोमीटर से, एमीटर से, स्पैगनोमीटर से। तो बताइए फ्रेंड्स रक्तदाब मापा जाता है किससे। तो फ्रेंड्स आप सभी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैगनोमीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, ए बी ओ। तो किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि सर्वदाता यानी जो आपका ओ है, ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। और जो सर्वग्राही यानी सबसे ले सकता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये आपका प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर और यानी ए और बी। अगला आपका प्रश्न है 51 कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है स्टेपिस, फीमर, टिबुला, टिबिया। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर, और हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिज। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर के किन अंगों में लाशिका कोशिकाएं बनती है, यकृत में, तिल्ली में, अग्नाशय में, वृक्क में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जो हमारा शरीर होता है उसके किस अंग में यानी यकृत में या फिर तिल्ली में या फिर अग्नाशय में या फिर वृक्क में लसिका कोशिकाएं बनती है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि हमारे जो तिल्ली है इसमें लाशिका कोशिकाएं बनती है। अगला आपका प्रश्न है कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है 206, 207, 208, 201। बताइए फ्रेंड वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206। बहुत इजी प्रश्न है। अगला आपका 54 प्रश्न है कि एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एपी कल्चर है, बताइए। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है 11, 8, 14, 7। तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भोजन संचयन के लिए अप्रसानिक जड़ का रूपांतरण है तर्क रूप, परिणाम स्तंभ, कंदगुच्छ, कुंभी रूप। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भोजन संचयन के लिए अप्रसानिक जड़ का रूपांतरण है वो है कंदगुच्छ। अगला आपका प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिलम में, वेलिस्नेरिया में, अदरक में, सैजिटेरिया में। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है ऑप्शन ए यानी ब्रायोफिलम में। अगला आपका प्रश्न है कि कोण का मात्रक है मोल, स्टेडियल, एम्पियर, रेडियन। तो फ्रेंड्स कोण का जो मात्रक होता है बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा रेडियन। और देखिए घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेडियन। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का धकेलना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। यानी कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि समतल पर गाड़ी का ढकेलना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी 100। अगला आपका प्रश्न है कि उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स उपापचय क्रिया जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो अपचयन और उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है जो हमने बार बार आप सभी को बताया कि वायु है, जो कि राजन सीरीज में गलत दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन बी शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी समांगी मिश्रण। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? और बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस प्रश्न को लेकर बहुत ही डाउट रहता है कि वायु है क्या है, विषमांगी मिश्रण है या फिर समांगी मिश्रण है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है और समांगी मिश्रण क्या होता है। तो विषमांगी मिश्रण जिसे हम देख सकते हैं और समांगी मिश्रण जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण जैसे कि आपका पानी और रेत हो गया। ठीक है, समांगी मिश्रण हाँ यही हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण आपका चीनी और पानी हो जाएगा। उसी तरीके से जो आपका हवा है वो एक समांगी मिश्रण है। क्या आपने हवा चलता है? अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, प्लस जब आंधी आता है तो हमको हवा दिखता है। बट हवा कहाँ दिखता है आपको तो मिट्टी, धूल, कंकड़ ये सब कुछ दिखता है, हवा थोड़ी ना दिखता है। तो फ्रेंड्स ये आपके जितने भी डाउट है इसको दूर कर लीजिए। ठीक है, वायु जो है वो समांगी मिश्रण है, ठीक है, न कि विषमांगी मिश्रण। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। तो बताइए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी क्या है? तो फ्रेंड्स उभयचर जो प्राणी है वो आपका यहाँ पे कछुआ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका मेढक भी हो जाता है, उसी प्रकार जो आपका कछुआ है क्या है? उभयचर प्राणी है। अगला आपका 63 प्रश्न है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? धारा रहित शरीर, पंख, गलफड़े, फेफड़ा। तो कौन सा अनुकूलन अंग नहीं है मछली का, ये आप सभी को बताना है, जो कि हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो कि जो उसका तैरने में सहायक होती है धारा रहित शरीर, पंख, गलफड़े, लेकिन फेफड़ा नहीं होता है, तो ये इसका अनुकूलन अंग नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यौगिक है जल, सोना, पीतल, चांदी। तो निम्नलिखित में से यौगिक है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा जल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? यानी कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? निथारना विधि, वाष्पीकरण विधि, तलछट्टीकरण विधि या छानना। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं द्रव से पृथक करना कौन सा विधि कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला आपका प्रश्न है कि किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर।
बिल्कुल सही। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है, वो होता है वर्ग मीटर, यानी 66 का ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग मीटर। अगला आपका प्रश्न है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, उपयोग सभी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है, क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी पेशीय बल, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है बीजचोल, भूड़, बीजपत्र, मूलांकुर। तो चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं को कहते हैं बीजपत्र। अगला आपका प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। 12, 10, 14, 20। तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। 28, 30, 32, 40। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मनुष्य की खोपड़ी में खोपड़ी की कितनी अस्थियां होती है, वो होती है 28। अगला आपका प्रश्न है कि दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है चमगादड़, एंटीलोप, यूरिमेस्टिक, साइरन। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा एंटीलोप। अगला आपके लिए प्रश्न है कि दही को मतने द्वारा तीव्र गति से मतने द्वारा मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। तो इसका आप आंसर करिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।